करेंट अफेयर्स बिहार संग्रह के बारे में देखें। अगर हम अक्टूबर 2025 से देखेंगे और बिहार से संबंधित कौन कौन से हम न्यूज़ देखेंगे, जैसे बिहार में 3.7 लाख बिहार में 3.7 लाख आयोग मतदाता के बारे में देखेंगे। फिर बिहार में सबसे बड़ी बैटरी आधारित षड्यंत्र के बारे में देखें। शैलेंद्र कुमार ने 5वां स्वर्ण पदक जीता है, उनके बारे में देखेंगे। रवि कार्यशाला और कृषि सलाहकार संवाद के बारे में। फिर माखना महोत्सव पटना में आयोजित, ये देखेंगे। फिर जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि के बारे में। फिर बिहार और उत्तर प्रदेश में घोषित नगद संपत्ति सौदे चिन्हित के बारे में देखेंगे। फिर आदर्श राज्य का बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन देखेंगे। फिर एनके सिंह का निधन के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे, अगला हमारा होगा अप्रेंटिसशिप बैंडेड डिग्री प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। फिर पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में। फिर बिहार में 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक आरोप के बारे में देखेंगे। फिर राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में। फिर राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के बारे में। फिर माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च के बारे में। फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती के बारे में। फिर विश्व कपास दिवस 2025 के बारे में देखेंगे। फिर विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। फिर 93वां वायुसेना दिवस के बारे में। फिर 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 के बारे में देखेंगे। फिर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में। उसके बाद विश्व मानक दिवस के बारे में। फिर भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास के बारे में देखेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे विश्व खाद्य दिवस 2025 के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के बारे में देखेंगे। फिर विशाखापट्टनम में गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब के बारे में। फिर समुद्र शक्ति का 5वां संस्करण के बारे में देखेंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के यानी UNTCC के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 के बारे में देखेंगे। फिर पिंकी आनंद बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्ति के बारे में देखेंगे। फिर नीरज चोपड़ा को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि के बारे में देखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्रोत लेपर्ड दिवस और 23/4/23 पहल के बारे में देखेंगे। फिर वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 के बारे में देखेंगे। उसके बाद पूर्वी तिमोर आसियान का 11वां सदस्य बना, इसके बारे में देखेंगे। फिर भौतिक वैज्ञानिक जयंती नार्लिकर को विज्ञान रत्न के बारे में। फिर त्रिशूल अभ्यास के बारे में। फिर मोन्था चक्रवात के बारे में देखेंगे। फिर DFC पर यात्री ट्रेनों का परिचालन के बारे में देखेंगे। उसके बाद 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तें स्वीकृति के बारे में। उसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत 93वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति के बारे में। फिर राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा आता है संग्रह में बिहार में 3.7 लाख अयोग्य मतदाता के बारे में देखेंगे। चर्चा में क्यों है? 30 दिसंबर 2025 को प्रकाशित अंतिम बिहार मतदाता सूची में 7.42 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं और जो 24 जून 2025 को दर्ज 7.89 करोड़ की तुलना में लगभग 6% कम है। यह अंतर उस अवधि के पश्चात सामने आया जब भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में 3 माह के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की थी। उसके बाद विलोपन और परिवर्धन के बारे में देखें। मौजूदा सूची में 65 लाख नाम हटा दिए गए, जिनमें प्रमुख श्रेणियां मृत्यु, प्रवासन और डुप्लीकेट थी। दावों तथा आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम चरणों में 3.66 लाख अतिरिक्त नाम हटा दिए गए हैं। हटाए गए नामों में गैर नागरिकों या विदेशियों की संख्या नगण्य थी और अंतिम सूची में 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए। 1 अगस्त 2025 को जारी मौजूदा सूची, जिसमें 7.2 करोड़ थी, तो मौजूदा सूची की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 17.9 लाख की वृद्धि हुई है। उसके बाद लिंग प्रतिनिधित्व के बारे में देखें तो महिला मतदाताओं का प्रतिशत जनवरी में 47.75% था, जो SIR के पूरा होने के बाद थोड़ा घटकर 47.15% हो गया है। वैधानिक पहलू देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या है इसमें? तो न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आधार को पहचान के 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे बहिष्करण की संभावना बढ़ सकती है। अपीलीय प्रक्रिया इसमें क्या है? नाम हटाए जाने से असंतुष्ट मतदाता जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। उसके बाद मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में देखें। SIR के बारे में मतदाता सूची में देखें तो मतदाता सूची, जिसे वोट लिस्ट या इलेक्ट्रोल रजिस्टर भी कहा जाता है, इससे किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में सभी योग्य और पंजीकृत मतदाताओं की आधिकारिक सूची है ये, और इसका योगदान मतदाताओं
की पहचान सत्यापित करने तथा चुनावों के दौरान निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। मतदाता सूचियाँ जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के द्वारा तैयार की जाती है और जिसमें गैर नागरिक शामिल नहीं होते हैं। और धारा 16 के तहत कहा गया है कि इसमें गैर नागरिक शामिल नहीं होंगे तथा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक जो सामान्यतः निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हैं उनको शामिल किया जाता है। धारा 19 के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है SIR का। SIR एक केंद्रित समयबद्ध घर घर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया जो प्रमुख चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अद्यतन का सही करने के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी के द्वारा संचालित की जाती है। यह नए पंजीकरण विलोपन और संशोधन की अनुमति देकर यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची सटीक समावेशी तथा विसंगतियों से मुक्त हो। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का अधिकार देती है, जिसमें दर्ज कारणों के साथ किसी भी समय विशेष संशोधन करना भी शामिल होता है। SIR का संवैधानिक आधार क्या है? तो आर्टिकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव करने का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 326 जो है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की गारंटी देता है, जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार है जब तक कि उन्हें आपराधिक दोष सीधी विकृत मस्तिष्क या भ्रष्टाचार के कारण कानून द्वारा आयोग घोषित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 327 जो है विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित होती है। अनुच्छेद 328 जो है राज्य के विधानमंडल को उसके अपने चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार भी देता है। न्यायिक स्थिति के बारे में देखें, मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त मामला 1977 में आया था सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग की व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान का आदेश देना भी शामिल है। और इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 329 के खंड बी के अनुसार चुनाव के दौरान न्यायिक समीक्षा प्रतिबंधित है। और इससे स्पष्ट है किया गया है कि अनुच्छेद 327 और 328 के तहत कानून किसी भी पहलू पर मौन है तो भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। अब इसमें साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि यद्यपि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, फिर भी असाधारण परिस्थितियों में भारत निर्वाचन आयोग त्वरित और व्यवहारिक निर्णय ले सकती है। उसके बाद पूर्ववर्ती मतदाता सूची पुनरीक्षण में देखें, देश के विभिन्न भागों में वर्ष 1952 से 56 में हुआ था, फिर 1957, 1961, फिर 1965, 1966, उसके बाद 1983-84 में हुआ था, फिर 1987 और 1989 में, फिर 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आयोजित किए गए थे। बिहार में अंतिम SIR यानी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण वर्ष 2003 में आयोजित किए गए थे बिहार में उसके बाद अगला हमारा न्यूज है, बिहार में सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर षड्यंत्र। बिहार में सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर षड्यंत्र के बारे में देखते हैं। बिहार में सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर षड्यंत्र के बारे में देखें, चर्चा में क्यों है। बिहार में सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर षड्यंत्र के बारे में देखें तो भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर षड्यंत्र बिहार के लखीसराय जिले के कजरा में स्थापित किया गया है, जो राज्य की नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत का सबसे बड़ा, चर्चा में क्यों है, बिहार में सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर संयंत्र जो है ये चर्चा में क्यों है, तो क्योंकि चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के लखीसराय जिले के कजरा में स्थापित किया गया है, जो राज्य की नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। उसके बाद मुख्य बिंदु के बारे में देखें, इस संयंत्र को 2 चरणों में विकसित किया गया है, जिसकी कुल क्षमता 301 मेगावाट सौर ऊर्जा और 495 मेगावाट घंटे बैटरी भंडारण की
है और यह प्रणाली दिन के समय उत्पन्न सौर ऊर्जा को बैटरियों में संग्रहित कर रात्रि के चरम समय में आपूर्ति की सुविधा प्रदान करती है, जिससे निरंतर और विश्वसनीय विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित होती है। यह संयंत्र जो है नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार में बिहार की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित भी करता है तथा सतत अवध स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना की दिशा में राज्य के प्रयासों का समर्थन भी करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विद्युत, सड़क तथा जल अवसंरचना के क्षेत्र में केंद्रित विकास के माध्यम से सुशासन की नींव को और सुदृढ़ भी किया जा रहा है। यह संयंत्र जो है उन्नत भंडार आधारित सौर समाधानों के माध्यम से हरित ऊर्जा संक्रमण और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ भी करता है। उसके बाद अगला न्यूज है कि शैलेंद्र कुमार ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो चर्चा में क्यों है? भारत के शैलेंद्र कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मुख्य बिंदु देखिए, बिहार के जमुई जिले के इस्लाम नगर गांव के शैलेंद्र कुमार ने पुरुष हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 1.91 मीटर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पार की और जिससे चैंपियनशिप रिकॉर्ड और एशियाई रिकॉर्ड दोनों टूट गए। और इसी प्रतियोगिता में भारत के साथ ही एथलीट वरुण भाटी ने कांस्य पदक जीता, जिससे भारत के पदक तालिका में वृद्धि हुई है। यह शैलेंद्र कुमार का पहला विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की पैरालंपिक एथलेटिक में बढ़ती शक्ति और उत्कृष्टता को भी दर्शाती है। अगला हमारा न्यूज है कि रवि कार्यशाला और कृषि सलाहकार संवाद के बारे में। रवि कार्यशाला और कृषि सलाहकार संवाद के बारे में देखें। चर्चा में क्यों है रवि कार्यशाला और कृषि सलाहकार संवाद? तो कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में आयोजित रवि कार्यशाला तथा कृषि सलाहकार संवाद में भाग लिया है, जहां उन्होंने कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को सुदृढ़ करने के महत्व को जोड़ दिया है। मुख्य बिंदु देखें तो मंत्री ने कहा है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसकी आत्मा। उन्होंने दलों और मक्का की खेती में बिहार की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया है तथा किसानों तथा सलाहकारों को इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। दलहन मिशन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और कृषि सलाहकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में वृद्धि को स्वीकार किया है और जिसका उद्देश्य किसानों के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम में रबी सीजन के लिए रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें अक्टूबर में बोई जाने वाली और अप्रैल मई के दौरान काटी जाने वाली फसलें इसमें शामिल हैं। उसके बाद प्रमुख रबी फसलें में कौन कौन सी है? प्रमुख रबी फसल में आती है गेहूं, चना, मटर और जौ शामिल है, जिन्हें अंकुरण के लिए उष्ण जलवायु तथा परिपक्व होने के लिए शीत जलवायु की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला हमारा न्यूज है मखना महोत्सव पटना में आयोजित। मखना महोत्सव पटना में आयोजित ये चर्चा में क्यों है? तो केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के 1 दिवसीय दौरे के दौरान ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में आयोजित मखना महोत्सव 2025 में भाग लिया है। इस अवसर पर उन्होंने मखना संस्कृति से समृद्ध शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी की। मुख्य बिंदु क्या है महोत्सव के बारे में देखिए। इस महोत्सव का उद्देश्य बिहार को मखना उत्पादन में अग्रणी बनाना तथा पूरे भारत में इसके आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने मखना उत्पादन, विपणन और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए आधुनिक मशीनरी, उन्नत किस्मों तथा प्रसंस्करण और संरचनाओं के लिए 475 करोड़ रुपए में से मखना बोर्ड की स्थापना की है। उसके बाद NRCM दरभंगा में अनुसंधान से सशक्त इस पहल का उद्देश्य भारत के कृषि निर्यात क्षेत्र में विविधता लाना, ग्रामीण रोजगार सुसृजित करना, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि भी करना है।
उत्पादन एवं निर्यात के बारे में देखें, उत्पादन एवं निर्यात के बारे में तो बिहार वैश्विक मखना उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा उत्पादन करता है। बिहार जो है वैश्विक मखना उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा उत्पादन करता है, जहां कृषि क्षेत्र में लगभग 3000 हेक्टेयर से बढ़कर 35,000 से 40,000 हेक्टेयर हो गया है। और निर्यात अब यूरोप, अमेरिका, पूर्वी एशिया के बाज़ारों तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय मखना अनुसंधान केंद्र यानी NRCM के बारे में देखें तो दरभंगा स्थित राष्ट्रीय मखना अनुसंधान केंद्र यानी NRCM भारत में मखना अनुसंधान और नवाचार का प्रमुख संस्थान है ये। और इसने उच्च उपज देने वाली मखना और नुकाटा रहित सिंघाड़े की किस्में विकसित की है तथा मखना सह मछली पालन जैसी जल कुशल एकीकृत कृषि प्रणालियाँ भी शुरू की हैं। किसानों ने किसानों और के उसके बाद नाबार्ड और बिहार हार्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी जैसी संस्थाओं को 15,824 किलोग्राम से अधिक उच्च उपज मखना बीज वितरित किए हैं। और मखना प्रसंस्करण के लिए अनेक मशीनों को डिजाइन और व्यवसायीकृत किया गया है, जिसमें बीज धोने की मशीन है, ग्रेडर है, उसके बाद भूनने तथा पंपिंग मशीन एवं पॉन्ड मखना के लिए ग्रेडर शामिल भी है। NRCM ने हजारों किसानों उद्यमियों को प्रशिक्षित किया है, जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार एवं अस्थायी आजीविका को बढ़ावा भी मिला है। उसके बाद अगला हम देखेंगे, अगला हमारा टॉपिक है जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि के बारे में। चर्चा में क्यों है जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि? तो 8 अक्टूबर 2025 को भारत को उपराष्ट्रपति CP रामाकृष्णा ने जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि के अवसर पर संविधान सदन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। मुख्य बिंदु देखें, जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा देखते हैं। जन्म इनका हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में को बिहार के सीताबढ़ियारा में फूल रानी देवी और हर्षु दयाल के घर में हुआ था। वर्ष 1920 में उनकी शादी वकील एवं कांग्रेस नेता ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती से हुआ था। इनकी शिक्षा देखें जयप्रकाश नारायण की, उन्होंने पटना कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई की और बाद में पटना कॉलेज में प्रवेश किया, लेकिन ब्रिटिश फंडिंग के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अब जिसके बाद में वे बिहार विद्यापीठ एक असहयोग संस्था में दाखिला लिया और वर्ष 1912 से 1929 तक उन्होंने अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। समाजशास्त्र पर ध्यान केंद्रित किया और मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारों, विशेष रूप से M.N. राय के विचारों से प्रभावित थे जयप्रकाश नारायण। भारत वापसी देखें तो वर्ष 1929 में भारत लौटने पर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। जयप्रकाश नारायण ने लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था, जहां पूर्व स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और अपने मार्क्सवादी विचारों के बावजूद वे गांधी जी के नेतृत्व के प्रशंसक थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी देखें, जयप्रकाश नारायण ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और एक भूमिगत कार्यालय का गठन भी किया। उसके बाद दिसंबर 1932 में उन्होंने गिरफ्तार कर नासिक के सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहां उनकी मुलाकात भविष्य के प्रमुख नेताओं से हुई तथा उन्होंने अपने समाजवादी आदर्शों को और सुदृढ़ भी किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन देखें तो नासिक जेल में जयप्रकाश नारायण और अन्य नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में समाजवादी आदर्शों को शामिल करने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जिसमें चुनावी भागीदारी और जन संघर्ष की वकालत की गई है। भारत छोड़ो आंदोलन और इनकी गिरफ्तारी के बारे में देखें, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया था और किस जेल से भागे थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे। वर्ष वो दिवाली के दिन था। वर्ष 1943 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और कठोर व्यवहार सहना पड़ा। व्यापक जन दबाव के कारण वर्ष 1946 में उन्हें रिहा कर दिया गया, जिससे उन्हें भारतीयों का हृदय की उपाधि मिली थी। भारतीयों के हृदय की उपाधि जयप्रकाश नारायण को मिली थी। स्वतंत्रता के बाद योगदान देखें, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के नेतृत्व वाले सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जयप्रकाश नारायण जो है
विनोबा भावे के नेतृत्व में सर्वोदय आंदोलन में शामिल हुए थे। उन्होंने भूदान आंदोलन के लिए अपनी भूमि दान कर दी और ग्रामीण भारत में सामाजिक सुधार के लिए सक्रिय रूप से कार्य भी किया है। उसके बाद संपूर्ण क्रांति और राजनीतिक विरासत इनके देखें तो 1970 के दशक में उन्होंने भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक पतन को दूर करने के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया था और उनके प्रयासों से वर्ष 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ, जिससे इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाया भी। और उनका निधन, जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1989 को हुआ था। और लेकिन उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर अस्थायी प्रभाव भी डाली थी। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में अगला हमारा टॉपिक है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अघोषित नगद संपत्ति सौदे चिन्हित के बारे में देखें। बिहार और उत्तर प्रदेश में अघोषित नगद संपत्ति सौदे चिन्हित चर्चा में क्यों है? तो आयकर विभाग ने संपत्ति सौदे में 2 लाख रुपए से अधिक नगद लेन देन पर ध्यान केंद्रित किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में उल्लंघनों का पता लगाना, विशेषकर नेपाल सीमा से सटे जिले में जहाँ उप पंजीयकों ने डेटा साझा नहीं किया है। मुख्य बिंदु देखें, परिचय क्या है? यह जो है सर्वदेशीय अभियान सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2025 के निर्देशों के बाद शुरू किया गया। इस अभियान में कई ऐसे मामले उजागर हुए। कौन सा अभियान है? सर्वदेशीय अभियान। कई ऐसे मामले उजागर हुए जहां पूरी संपत्ति लेन देन नगद में की गई, जिससे पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। विभाग ने काले धन की निगरानी करने और उच्च मूल्य वाले लेन देन के नगद लेन देन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए डेटा एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के अपने प्रयासों को तेज भी किया है। डेटा में गलत रिपोर्टिंग देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश के उपपंजीकरण का संपत्ति लेन देन के डेटा में गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप भी लगाया गया है। इस पर आयकर विभाग ने चिंता व्यक्त की और अधिकारिता को निर्देश दिया कि वे सही डेटा साझा करें और पंजीकरण प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करें। बिहार में समस्या का पैमाना क्या है? तो बिहार के जिलों किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया तथा मधुबनी में साइट वेरिफिकेशन से पता चला है कि लगभग 250 से 300 मामले ऐसे हैं जहां 2 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन देन की रिपोर्टिंग नहीं की गई है। फिर कानून द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक 30 लाख रुपए से अधिक लेन देन की रिपोर्टिंग न करना। फिर एक ही पंजीयक कार्यालय में 3 वर्षों में 6 से अधिक संपत्ति लेन देन, जिसकी कुल कीमत 250 करोड़ रुपए है और उसके बाद रिपोर्ट नहीं की गई है इसका। उसके बाद फिर लेन देन के लिए PAN विवरण दर्ज या साझा नहीं किए गए हैं। उसके पैन वितरण दर्ज या साझा नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश में समस्या का पैमाना क्या है? तो उत्तर प्रदेश में समस्या कम गंभीर है, लेकिन महाराजगंज और पीलीभीत जिले में कुछ कमियां पाई गई है और कई संपत्ति लेन देन में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां पाई गई है, जहां 2 लाख रुपए से अधिक नगद लेन देन अभी भी मौजूद थे। हालांकि यह बिहार की तुलना में कम पैमाने पर है। अगला हमारा टॉपिक है आदर्श राज्य का बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन। ये चर्चा में क्यों है? आदर्श राज्य का बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन। नालंदा के एकरंगसराय प्रखंड के रानीपुर कला गांव के प्रतिभाशाली गेंदबाज आदर्श राज्य का BCCI द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित बीनू मांकड़ अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन किया गया है। मुख्य बिंदु देखें तो बीनू मांकड़ ट्रॉफी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में से एक है, और जिसका आयोजन पुडुचेरी स्टेडियम में किया गया है। आदर्श राज्य का चयन नालंदा जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां है और क्योंकि वह राष्ट्रीय मंच पर बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस नालंदा के बारे में देखें, नालंदा के ये इनके बारे में देखें, नालंदा के खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और यह उपलब्धि इस क्षेत्र में उभरती हुई क्रिकेट प्रतिभा को उजागर भी करती है। राज्य टीम में उनके शामिल होने से ग्रामीण
बिहार के युवा एथलीटों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ाने और उन्हें पेशेवर स्तर पर आगे बढ़ने की संभावना भी है। उसके बाद अगला हमारा है न्यूज है या टॉपिक है एन.के. सिंह का निधन के बारे में देखें, चर्चा में क्यों है। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए प्रसिद्ध सीबीआई के पूर्व संयुक्त निर्देशक एन.के. सिंह का 21वां वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मुख्य बिंदु देखें, एन.के. सिंह जीप घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुए थे। यह एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि भारतीय इतिहास में यह पहली बार था कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया और यह गिरफ्तारी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान की गई थी, जब चौधरी चरण सिंह केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्यरत थे। और एन.के. सिंह की भूमिका इस मामले में भारत के राजनीतिक और अन्वेषणात्मक इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक मानी जाती है। अगला हमारा टॉपिक है अप्रेंटिसशिप एबेंडेड डिग्री प्रोग्राम के बारे में देखें। तो ये चर्चा में क्यों है, इसके देखें, बिहार के 5वां विश्वविद्यालय के 11वां कॉलेज 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से अप्रेंटिसशिप एबेंडेड डिग्री प्रोग्राम यानी AEDP शुरू करने जा रहे हैं। मुख्य बिंदु के बारे में देखें चर्चा में। तो AEDP एक नवाचार पूरे 4 वार्षिक स्नातक पाठ्यक्रम है जो शैक्षणिक अध्ययन को वास्तविक उद्योग अनुभव के साथ सहजता से जोड़ता है, जिसमें कक्षा शिक्षा को हैंड्स ऑन यानी व्यवहारिक, उसके बाद अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के साथ संयोजित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, तो AEDP को उच्च शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए तैयार किया गया है और जिससे छात्रों को उद्योग संबंधी कौशल और व्यवहारिक प्रशिक्षण से सुसज्जित किया जा सके। केंद्रित क्षेत्र देखें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य प्रबंधन होगा, वित्तीय सेवाएं होगी, मीडिया होगी, खुदरा या रिटेल होंगे, उसके बाद रसद या लॉजिस्टिक्स और बीमा संबंधी होंगे। प्रमुख केंद्रित क्षेत्र ये होंगे। उद्योग संपर्क के बारे में देखें इसके, तो यह कार्यक्रम शिक्षा को बाजार की मांगों के अनुरूप बनने के लिए उद्योग अकादमी सहयोग पर बल देता है। भाग लेने वाले विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के बारे में देखें। पटना विश्वविद्यालय जैसे BN कॉलेज हो गए, उसके बाद मगध महिला कॉलेज हो गए, और उसके बाद अगला पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय भी होगा इसमें। जैसे इसमें पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में होंगे कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, उसके बाद गंगा देवी महिला कॉलेज जिसमें वित्तीय सेवाएं और बीमा से संबंधित है, उसके बाद JD वीमेंस कॉलेज ये होंगे। उसके बाद फिर कॉलेज में होंगे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ये भी शामिल होंगे। भागलपुर नेशनल कॉलेज होंगे और रिटेल और लॉजिस्टिक। उसके बाद मगध विश्वविद्यालय होंगे, मगध विश्वविद्यालय SN सिन्हा कॉलेज, इसे मीडिया तथा मनोरंजन से होंगे। और उसके बाद मगध विश्वविद्यालय में SS कॉलेज औरंगाबाद, ये वित्तीय सेवाएं और बीमा से संबंधित होंगे। उसके बाद BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, इसमें कौन कौन से कॉलेज होंगे, तो RN कॉलेज हाजीपुर, ये वित्तीय सेवाएं और लॉजिस्टिक्स से संबंधित। उसके बाद RSS साइंस कॉलेज सीतामढ़ी, ये शामिल हुए वित्तीय सेवाएं और रिलेट से संबंधित। उसके बाद LN दुबे कॉलेज मोतिहारी, ये मीडिया एवं वित्तीय सेवाएं से होंगी। उसके बाद शैक्षणिक मॉडल देखें तो AEDP प्रारंभिक सेमेस्टर में कक्षा शिक्षण को बाद में सेमेस्टर में पूर्वकालिक अप्रेंटिसशिप के साथ जोड़ता है और जिससे शैक्षणिक अवधारणाओं का व्यवहारिक अनुप्रयोग सुनिश्चित भी करता है। उसके बाद अगला हमारा न्यूज है पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में। पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में देखें तो मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भिम्पा बंचथरी को सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को कॉलेजियम प्रणाली द्वारा पटना उच्च न्यायालय का कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार जब किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वे उस हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
और कोलेजियम प्रणाली के बारे में देखें थोड़ा विस्तार से परिचय देखिए। कोलेजियम प्रणाली भारत में सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है। यह सीधे संविधान से उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे 3 न्यायाधीशों के मामलों से विकसित की गई है। श्री जजेल केस में विकसित की गई थी। उसके बाद 3 जजेल केस में विकसित की गई थी कोलेजियम प्रणाली। अब विकास देखिए इसका, तो प्रथम न्यायिक मामला 1981। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 124 के खंड 2 और अनुच्छेद 217 में उल्लेखित परामर्श का अर्थ सहमति नहीं, जिससे न्यायिक नियुक्तियों में कार्यकारी को प्राथमिकता मिलती है। द्वितीय न्यायिक मामला 1993 आता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के निर्णय को पलटते हुए कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, और मुख्य न्यायाधीश का जो सलाह होगी वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। और इस प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है, और इस निर्णय के परिणाम स्वरूप कोलेजियम प्रणाली का गठन हुआ। उसके बाद तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 आया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कोलेजियम प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों को तक बढ़ा दिया। और हाई कोर्ट के लिए कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश तथा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश से शामिल हुए। और सरकार आपत्ति दर्ज करा सकती है, लेकिन यदि कोलेजियम पुनः नियुक्ति की अनुशंसा करता है तो उसके निर्णय बाध्यकारी होती है। उसके बाद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में देखें। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति 99 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावित एक संवैधानिक निकाय था। इसका उद्देश्य कोलेजियम प्रणाली की जगह पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रणाली को लागू करना है। चतुर्थ न्यायिक मामला आया था 2015 में, और सर्वोच्च न्यायालय ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि इसमें कार्यकारी की अत्यधिक भागीदारी थी और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा भी था। इसे खारिज कर दिया। उसके बाद अगला हमारा न्यूज आता है बिहार में 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक आरोप के बारे में देखें। चर्चा में क्यों है? बिहार में 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक आरोप क्यों है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR एवं बिहार इलेक्शन वॉच यानी BEW की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में आपराधिक एवं वित्तीय प्रभाव वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक है। यह रिपोर्ट राजनीति के अपराधीकरण की निरंतर समस्या तथा भारतीय चुनाव में धन बल की बढ़ती भूमिका को रेखांकित भी करती है। मुख्य बिंदु क्या है? तो मुद्दे के बारे में देखें तो ADR और BEW द्वारा किया गया विश्लेषण 6 नवंबर 2025 को प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 1314 में से 1303 उम्मीदवारों द्वारा दिए गए 100 घोषित पत्रों पर आधारित है। रिपोर्ट में उम्मीदवारों के आपराधिक मामले और वित्तीय पृष्ठभूमि दोनों पर प्रकाश डाला गया है। आपराधिक पृष्ठभूमि देखें तो 423 उम्मीदवार जो है 32% ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए हैं। उसके बाद 354 उम्मीदवार जो है यानी 27% पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं कि जिनमें हत्या और महिलाओं के विरुद्ध अपराध शामिल हैं। 33 उम्मीदवारों पर हत्या का आरोप है, जबकि 86 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं और 42 उम्मीदवारों पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले दर्ज हैं, जिसमें 2 बलात्कार के मामले भी शामिल हैं। वित्तीय पृष्ठभूमि में देखें तो 519 उम्मीदवार यानी 40% यानी करोड़पति हैं, जिन्होंने 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की संपत्ति घोषित भी किए हैं। आपराधिक उम्मीदवारों की अयोग्यता के कानूनी पहलू क्या हैं? भारतीय संविधान में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि कौन सी बात किसी व्यक्ति को संसद, विधानसभा या किसी अन्य विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य बनाती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसी व्यक्ति को विधानमंडल का चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने के मानदंडों का उल्लेख है और अधिनियम की धारा 8 में यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता का प्रावधान है और जिसके अनुसार 2 वर्षों से अधिक की जेल की सजा पाने की वाला व्यक्ति जेल की अवधि समाप्त होने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि कानून उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता है जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित है। अतः आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता इन मामले में उनकी दोषसिद्धि पर निर्भर करती है। अनुशंसाएं देखें वर्ष 1983 में राजनीति के अपराधीकरण पर वोहरा समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक आपराधिक गठजोड़ की सीमा की पहचान करना
सेना तथा राजनीति के अपराधीकरण से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सुझाना था। और विधि आयोग ने वर्ष 2014 में अपनी 244वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न करने वाले आपराधिक राजनेताओं की विधायिका में बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर जोर भी दिया है। उसके बाद अब हम राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में देखें। हमने बिहार में देख लिया, अब राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में देखें, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में है। राष्ट्रीय अहिंसा दिवस में चर्चा में क्यों है, तो भारत में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के सम्मान में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। यानी भारत में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के सम्मान में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। उसके बाद इस दिन को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव को 140 से अधिक देशों ने समर्थन दिया, जिससे इसे सार्वभौमिक महत्व प्राप्त हुआ है। मुख्य बिंदु क्या है इसके, मुख्य बिंदु के बारे में देखें तो महात्मा गांधी के बारे में देखें तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था। संक्षिप्त परिचय देखें, वे एक प्रसिद्ध वकील, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी पुस्तकें देखें तो हिंद स्वराज है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आत्मकथा है इनकी। और उसके बाद एक और पुस्तक है हिंद स्वराज। मृत्यु इनकी कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका देखें महात्मा गांधी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व। महात्मा गांधी 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बन गए और उन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए अहिंसक प्रतिरोध तथा जन आंदोलन की वकालत भी की थी। वर्ष 1924 का बेलगाम अधिवेशन कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। बेलगाम अधिवेशन 1924 में ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड और दमनकारी रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश संस्थाओं, वस्तु और सम्मानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया था। गांधी जी को बोअर युद्ध में उनकी भूमिका के लिए वर्ष 1915 में केसर हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वर्ष 1920 में इसे वापस कर दिया था। गांधी जी केसर हिंद को उपाधि कब मिला था, तो 1915 में बोअर युद्ध में उनकी भूमिका के लिए उन्हें केसर हिंद की उपाधि मिली थी। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1920 में, तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इन्होंने इसे 1920 में वापस कर दिया था। दांडी मार्च देखिए, 1930 में दांडी मार्च चल रहा था। गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कर के विरोध में गुजरात के तटीय शहर दांडी तक नमक मार्च का नेतृत्व किया और इस क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन देखें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान भी किया था। और उसके बाद उनके नारे क्या था, करो या मरो। उन्हें करो या मरो ये जो नारा था, इसने लाखों लोगों को विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और सविनय अवज्ञा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की भागीदारी में तथा अधिक वृद्धि भी हुई थी। अहिंसा का दर्शन देखें, अपने पूरे सक्रियता अभियान के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर बल दिया तथा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की वकालत भी की थी। और उनके दृष्टिकोण ने गांधी जी के दृष्टिकोण ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया है, बल्कि नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व वाले विश्वव्यापी नागरिक अधिकार आंदोलन भी उसको भी प्रेरित किया है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 चर्चा में क्यों है, तो आयुष मंत्रालय ने प्रो बनवारी लाल गौर
और वैध नीलकंठन मुंशी और वैध भावना प्रसर को आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। मुख्य बिंदु देखें पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार जो है आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाता है और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। यह आयुर्वेद के प्रचार, संरक्षण और नवाचार में उत्कृष्टता को सम्मान देता है। वर्ष 2025 के पुरस्कार विजेता आयुर्वेद के 3 महत्वपूर्ण आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं: विद्वता, पारंपरिक अभ्यास और वैज्ञानिक नवाचार। विजेता देखें तो प्रो बनवारी लाल गौर जो है आयुर्वेदिक शिक्षा और सांस्कृतिक साहित्य में 6 दशकों का योगदान देने वाले विद्वान तथा शिक्षाविद हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति सम्मान सहित कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं इन्हें। उसके बाद दूसरे हैं वैद्य नीलकंठन मुंशी, ये केरल स्थित वैद्य रत्नम समूह के प्रमुख हैं और 200 वर्षीय आयुर्वेदिक परंपरा की 8वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें आयुर्वेद को जीवंत और समुदाय उन्मुख अभ्यास के रूप में संरक्षित तथा आधुनिक बनाने के लिए जाना जाता है। उसके बाद अगला है वैद्य भावना प्रसर। उसके बाद देखें वैद्य भावना प्रसर आयुर्जीनोमिक्स जो है इसमें अग्रणी है और जिन्होंने आयुर्वेदिक प्राकृतिक अवधारणाओं को आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान से जोड़ा और उनके योगदान को राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण कार्यक्रम में एकीकृत भी किया है। महत्व देखें क्या है, तो यह पुरस्कार पारंपरिक विद्वता, पारंपरिक अभ्यास और आधुनिक विज्ञान के माध्यम से आयुर्वेद की निरंतरता तथा विकास को मान्यता देता है। एकीकृत एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा में आयुर्वेद की भूमिका को सुदृढ़ भी करता है। पारंपरिक चिकित्सा और नवाचार में भारत के वैश्विक महत्व को मजबूती भी देता है। आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में देखें थोड़ा सा, तो आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में, तो आयुष में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध सेवा क्या है आयुर्वेद, आयुष में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, नुशुआ, गिरपा और होम्योपैथी शामिल है। आयुर्वेद का 5000 प्लस वर्षों का प्रलेखित इतिहास भी है। आयुर्वेद जो है आयुर्वेद जो है संहिता काल 1000 ईसा पूर्व में परिपक्व चिकित्सा प्रणाली के रूप में उभरा और चरक संहिता में सबसे प्राचीन और आधिकारिक संहिता है ये। सुश्रुत संहिता जो है 8 विशिष्टताओं में मौलिक सिद्धांत और चिकित्सा विधियाँ प्रदान भी करती हैं। मुख्य शाखा क्या है इसकी, तो अत्रय पुनर्वसु ये चिकित्सकों की शाखा है और दिवोदास धन्वंतरी जो है शल्य चिकित्सकों की शाखा है। आयुर्वेद की शाखाओं में देखें, आयुर्वेद की शाखा में है काय चिकित्सा ये चिकित्सा और अगध तंत्र विश्व विज्ञान। उसके बाद शल्य चिकित्सा सर्जरी है ये। उसके बाद भूत विद्या जो है मनोरोग, उसके मनोरोग से संबंधित है और शलाकय तंत्र जो है ENT और नेत्र विज्ञान से संबंधित है। उसके बाद रसायन जो है कायाकल्प चिकित्सा और अनुचारा चिकित्सा है और बाल रोग चिकित्सा। उसके बाद वाजीकरण तंत्र जो है इस सेक्सोलॉजी से संबंधित हैं। उसके बाद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में देखें तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है 5 प्रकृति तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश की सहायता से उपचार होती है और शरीर की 100 उपचार क्षमता सिद्धांतों और स्वच्छ जीवों के सिद्धांत पर आधारित है और रोग केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित भी करता है। यूनानी देश में जो है यूनानी चिकित्सा में देखें तो ग्रीस से अग्रणी और वो द्वारा 7 सिद्धांतों के रूप में विकसित अमूर ए तिबिया ये कुबरात जिसे हिपोक्रेटस हैं और जालिनोस ये गेलेन की शिक्षाओं के ढांचे पर आधारित हैं। आधार पर ये 4 ह्यूमर्स का हिपोक्रेटिस सिद्धांत अर्थात रक्त, कफ, पित्त, पीला और काला पित्त इससे संबंधित हैं और WHO द्वारा मान्यता प्राप्त और भारत द्वारा वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में आधिकारिक दर्जा प्रदान किया गया है। सिद्धू जो है
10,000 से 4,000 ईसा पूर्व सिद्धू अगस्तिया ये सिद्धू चिकित्सा के जनक हैं और निवारक के प्रोत्साहनात्मक उपचारात्मक पुनर्जीवनात्मक और पुनर्वासनात्मक स्वास्थ्य देखभाल होती है। इसमें 4 घटक इसमें इलेक्ट्रो रसायन विज्ञान, चिकित्सा अभ्यास, रोग अभ्यास और बुद्धि, और 3 निदानात्मक मुकुरोद्यम है और 8 महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है इसमें इस पर आधारित है। उसके बाद आयुर्वेद के 3 गुण, आयुर्वेद के 3 गुण हैं ये जिसे त्रिदोष कहा जाता है, वात पित्त और कफ। जितने भी रोग होते हैं इसमें माना जाता है तीनों की वजह से होते हैं, वात पित्त और कफ की वजह से। उसके बाद शोवा गिरपा, शोवा गिरपा क्या है, इसकी उत्पत्ति भगवान बुद्ध के समय 2500 वर्ष पूर्व भारत में हुआ था भगवान बुद्ध के समय। और ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदि के हिमालयी क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सा है ये। अब भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 में वर्ष 2010 में संशोधन हुआ, इसके द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त है। उसके होम्योपैथी जो है ये जर्मन चिकित्सा डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन ने इसके मूलभूत सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया था। और जर्मन चिकित्सा डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन ने इसको मूलभूत सिद्धांत को संहिताबद्ध किया। और औषधीय प्रमुखों ने प्राकृतिक पदार्थों जैसे पौधे उत्पादन और खनिज पशु स्रोत से तैयार की जाती हैं। वर्ष 1810 में यूरोपीय मशीनरियों द्वारा भारत में लाया गया और वर्ष 1948 में आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई इसे। और 3 प्रमुख सिद्धांत हैं इसके सिमिलिब क्यूरेटूर यानी समति या समरूपता, और दूसरा है सिंगल मेडिसिन, और तीसरा है मिनिमम डोज। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक होता है न्यूज़ से राष्ट्रीय स्तर पर माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च के बारे में चर्चा की हुई है। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से युवाओं के नेतृत्व और नागरिक सहभागिता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC को माई भारत पोर्टल से एकीकृत करने की घोषणा की है, जिससे देश भर में युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों के व्यापक पहुंच और गहन प्रसार सुनिश्चित हो सके। मुख्य बिंदु देखें, परिचय देखें माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में परिचय देखें। यह एक ऑनलाइन युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता मंच है, जिसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की युवा कार्य विभाग के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इंडिया भारत कॉर्पोरेशन यानी DIC और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित भी किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को निर्बाध मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से स्वयं सेवा, इंटर्नशिप, मार्गदर्शन और सीखने के अवसर प्रदान करना है। यह वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है तथा धीरे धीरे इसमें अन्य भारतीय भाषाओं को भी जोड़ा जाएगा। विशेष इसमें प्रमुख विशेषताएं क्या है? सत्यापित अवसर, स्वयं सेवा, इंटर्नशिप, मेंटरशिप और अनुभवनात्मक शिक्षा, डिजिटल मान्यता, ये वेज प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत युवा प्रोफाइल। उसके बाद करियर सशक्तिकरण से संबंधित क्या है इसमें? तो कौशल निर्माण, संसाधन और AI सक्षम रिज्यूमे निर्माण। उसके बाद युवा अभियान में इसमें है प्रमुख कार्यक्रमों और नागरिक पहलों से सक्रिय भागीदारी। उसके बाद इंटरेक्टिव लर्निंग में क्या है? तो विकसित भारत युवा नेता संवाद क्विज में भागीदारी। उसके बाद CSC के साथ एकीकरण देखें। 5 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमियों के विकास नेटवर्क का लाभ लेते हुए अब माई भारत पोर्टल दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित होगा, और जिससे युवाओं का निर्बाध पंजीकरण संभव होगा। और VBYLD क्विज जैसी पहलों में उनकी भागीदारी संभव होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया माई भारत प्लेटफॉर्म 1.81 करोड़ से अधिक युवाओं और 1.20 लाख संगठनों के साथ भारत के सबसे बड़े युवा केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बन गया है, जो अमृतकाल के दौरान युवाओं की सहभागिता, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के लिए एक डिजिटल ग्राम के रूप में कार्य भी कर रहा है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है श्यामजी कृष्ण वर्मा की
की जयंती। श्याम जी कृष्ण वर्मा की जयंती के बारे में देखें, चर्चा में क्यों था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनके समर्पण को रेखांकित करते हुए युवाओं से उनकी निडर साहस और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का अनुकरण करने का आग्रह भी किया है। मुख्य बिंदु क्या है, वे एक भारतीय क्रांतिकारी, देशभक्त, वकील और पत्रकार थे जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी गुजरात में हुआ था। लंदन में उन्होंने वर्ष 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्याम जी जो हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को मांडी गुजरात में हुआ था। ये लंदन में उन्होंने वर्ष 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य युवा भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया गया। उन्होंने लंदन में भारतीय छात्रों के लिए छात्रावास और बैठक स्थल के रूप में इंडिया हाउस की स्थापना की और उसके बाद इन्होंने द इंडिया सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी शुरू की, जिसका उद्देश्य युवा भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। वे बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष थे और वीर सावरकर से प्रभावित भी थे और उसके बाद ब्रिटिश आलोचना के प्रत्युत्तर में वे इंग्लैंड से पेरिस चले गए और तत्पश्चात प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिनेवा में अस्थायी रूप से बस गए और जहां 30 मार्च 1930 को उनका निधन हो गया। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी अस्थियां स्वतंत्र भारत में लाई जाए और यह इच्छा अगस्त 2003 में गुजरात के तत्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरी की गई। गुजरात के उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी उनकी जो अस्थियां हैं स्वतंत्र भारत में लाई जाए और उनकी इच्छा अगस्त 2003 में गुजरात में उस टाइम 2003 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा पूरी की गई और उनकी स्मृति में क्रांति तीर्थ नामक स्मारक का निर्माण मांडवी के निकट किया गया, जिसका उद्घाटन वर्ष 2010 में किया गया है। अगला हमारा टॉपिक है विश्व कपास दिवस 2025। विश्व कपास दिवस 2025 के बारे में चर्चा में क्यों है, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पवित्रा मार्गेरिटा ने 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में विश्व कपास दिवस 2025 समारोह में भाग लिया है। नई दिल्ली में यह कार्यक्रम वस्त्र मंत्रालय तथा भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ यानी CITI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसका विषय था कपास 2040 प्रौद्योगिकी, जलवायु और प्रतिस्पर्धात्मकता। और मुख्य बिंदु देखें, परिचय इसका क्या है, तो विश्व कपास दिवस की स्थापना 2019 में की गई थी, जब उप सहारा अफ्रीका में के 4 कपास उत्पादन देशों बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली जिन्हें सामूहिक रूप से कॉटन 4 कहा जाता है, इसने 4 अक्टूबर को विश्व कपास संगठन WTO को यह दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था। उद्देश्य क्या है, इस दिवस का उद्देश्य अल्प विकसित देशों के कपास और कपास से संबंधित उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता से प्रेरित जागरूकता उत्पन्न करना है। साथ ही यह सतत व्यापार नीतियों को बढ़ावा देने और विकासशील देशों को कपास मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। कपास से संबंधित तथ्य देखें तो शीर्ष 5 कपास उत्पादन देश हैं, चीन है, भारत है, ब्राज़ील है, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान है। कौन है? चीन, भारत, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान है, जिनका कुल मिलाकर वैश्विक उत्पादन में 3/4 से अधिक हिस्सेदारी है। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल वैश्विक कपास का उत्पादन 23% है। इसका कपास से विश्व में लगभग 2.4 करोड़ उत्पादकों को आजीविका मिलती है तथा 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ भी मिलता है। कपास विश्व में पॉलिएस्टर के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला रेशा है, जो कुल रेशा मांग का लगभग 20% है। लगभग 80% कपास का उपयोग परिधानों में किया जाता है और शेष कपास का उपयोग जो है घरेलू वस्त्रों और उद्योगों उत्पादनों में किया जाता है। और भारत में नियंत्रण प्रणाली के बारे में देखें तो भारतीय कपास निगम की स्थापना जुलाई 1970 में वस्त्र मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसका उद्देश्य मूल्य समर्थन उपायों के माध्यम से कपास के मूल्य स्थिरीकरण
विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त यह निगम जो है घरेलू वस्तु उद्योग का व्यावसायिक खरीद परिचालन के माध्यम से समर्थन करना, विशेष रूप से कम उत्पादन वाले मौसम के दौरान होता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में देखें, चर्चा में क्यों है विश्व पर्यावरण दिवस। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में संकट के लिए शहरी समाधान विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया। इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन, प्रवासन और तीव्र शहरीकरण जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु शहरों को अधिक लचीला, समावेशी तथा सतत बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मुख्य बिंदु क्या है विश्व पर्यावरण दिवस का? तो वर्ष 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था और यह दिवस पहली बार वर्ष 1986 में आश्रय मेरा अधिकार है थीम के साथ मनाया गया और नैरोबी इसका मेजबान शहर था। और उद्देश्य क्या है? यह दिवस आवास की स्थिति पर विचार करने तथा सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त आश्रय तक पहुँच के मौलिक अधिकार पर जोर देने के लिए मनाया गया था। विषय 2025 देखें तो 6 अक्टूबर को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय शहरी संकट प्रतिक्रिया था। यह जलवायु परिवर्तन और संघर्षों जैसी चुनौतियों से उत्पन्न शहरी असमानता को संबोधित करने तथा प्रभावी संकट प्रतिक्रिया उपकरणों और दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उसके बाद स्कॉल ऑफ ऑन पुरस्कार के बारे में देखें तो संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1989 में शुरू किया गया स्कॉल ऑफ ऑन अवार्ड मानव बस्तियों के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और यह पुरस्कार जो है निम्नलिखित क्षेत्रों में असाधारण योगदान को मान्यता देता है, जैसे कि आश्रय प्रावधान जो पर्याप्त और सुलभ आवास का मान्यता देता है। उसके बाद निराश्रित लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डालता है, संघर्षोत्तर पुनर्निर्माण में नेतृत्व, उसके बाद शहरी जीवन की गुणवत्ता और मानव बस्तियों में सुधार करना। अगला हमारा टॉपिक है 93वां वायुसेना दिवस। 93वां वायुसेना दिवस चर्चा में क्यों है? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 93वां वायुसेना दिवस ये चर्चा में क्यों है? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 93वें वायुसेना दिवस पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दी और उन साहसी वायु सैनिकों को सम्मानित किया जिन्होंने त्याग, समर्पण और कौशल के साथ देश की रक्षा की है। मुख्य बिंदु क्या है? परिचय देखें। यह दिवस 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना यानी IAF की स्थापना के सम्मान में प्रति वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की पहली परिचालन उड़ान 1 अप्रैल 1933 को हुई थी और जिसने दशकों से भारत की रक्षा को आकार देने वाली वायु शक्ति को नींव रखी। सीमित कार्मिक और विमानों वाली छोटी सेना से भारतीय वायुसेना अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बन गई है जो विभिन्न सैन्य और मानवीय मशीनों में सक्रिय है। आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभ स्पर्श दीप्तम है, जो भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। नभ स्पर्श दीप्तम जो भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया। विषय क्या है? इस वर्ष का विषय है ऑपरेशन सिंदूर में बल का योगदान है। और समारोह देखें तो इस वर्ष के समारोह में राफेल हो गया, राफेल, उसके बाद SU-13 MKI और उसके बाद C-17 ग्लोबल मास्टर और अपाचे गार्जियन और अन्य विमानों के साथ भव्य फ्लाई पोस्ट के साथ ही परेड, एयर शो तथा भारतीय वायुसेना की तकनीकी प्रगति एवं परिचालन तत्परता को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां शामिल थी और साथ ही प्रतिष्ठित MiG-21 को विदाई दी गई है। और यह परेड उत्तर प्रदेश के हिंडन एयर बेस पर आयोजित की गई है और हेरिटेज फ्लाइट के भाग के रूप में पुनः स्थापित हिंदुस्तान ट्रेनर 2 विमान जो पहला स्वदेशी निर्मित भारतीय वायुसेना का विमान है उसको भी पहली बार प्रदर्शित भी किया गया है। पारंपरिक फ्लाई फास्ट और हवाई प्रदर्शन जो है 9 नवंबर को गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष के वायुसेना दिवस समारोह का समापन होगा।
अगला हमारा टॉपिक है 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025। 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 चर्चा में क्यों है? तो 17वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 जो 11 अक्टूबर 2025 को EKA अरेना अहमदाबाद में गुजरात पर्यटन के सहयोग से आयोजित किए गए और हिंदी सिनेमा में उत्कृष्टता का एक विशिष्ट उत्सव था ये। और मुख्य बिंदु क्या है? तो परिचय देखें, यह समारोह शाहरुख खान और करण जौहर द्वारा होस्ट किया गया है जो 18 वर्षों के बाद फिल्म फेयर मंच पर फिर से मिले। और यह आयोजन चमक धमक और यादों का संगम था जो सिनेमा की 7 दशकों की उत्कृष्टता का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया गया था। और उद्देश्य क्या है? वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का उत्सव मनाना और कई श्रेणियों में उत्कृष्टता को सम्मानित भी करना था। मुख्य जीत देखें तो लापता लेडीज ने रात की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और 13 ट्रॉफियाँ जीती। और लापता लेडीज रात की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है और 13 ट्रॉफियाँ जीती हैं और जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म उनका शामिल है। और इस तरह गली बॉय 2019 का रिकॉर्ड बनाए रखा और जिसमें रणवीर सिंह तथा आलिया भट्ट थे। और अभिनय श्रेणियों में अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार साझा किया और जबकि आलिया भट्ट ने अपने शानदार रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ट्रॉफी जीती है। तो उसके बाद टॉप इंडिविजुअल विनर्स के बारे में इनके देखें कौन कौन जीते हैं। किरण राव जो है उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में पुरस्कार या अवार्ड दिया गया है। इनका फिल्म है लापता लेडीज। उसके बाद सुजीता सरकार को क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म में का पुरस्कार मिला है। ये इनका फिल्म है आई वांट टू टॉक। उसके बाद स्नेहा देसाई को बेस्ट प्ले एंड वेस्ट डायलॉग के लिए वाला पुरस्कार मिला है। इनका फिल्म है लापता लेडीज। उसके बाद राम संपत जो है इनको बेस्ट म्यूजियम एल्बम एंड बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार मिला है और इनका फिल्म था लापता लेडीज। उसके बाद अंचित ठक्कर को आरडी बर्नर अवार्ड यानी संगीत में उभरती प्रतिभा का पुरस्कार मिला है। इनका फिल्म था जिगरा और मिस्टर एंड मिसेज माही। उसके बाद जीतन अमान श्याम बेनेगल इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और इनका फिल्म था भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में देखें। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस चर्चा में क्यों है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम के तहत कई नई सुविधाओं की शुरुआत की है। मुख्य बिंदु क्या है? तो ऐप सुधार इसमें मुख्य बिंदु है यानी राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को कहीं भी और कभी भी मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है और जिससे भारत के डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ भी किया जाता है। ऐप में अब बहुभाषी इंटरफेस, चैटबोर्ड पहुंच सुधार और आपातकालीन प्रतिक्रिया मॉड्यूल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ऐप 10 क्षेत्रीय भाषाओं असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, ओडिया और पंजाबी में उपलब्ध है। इसके अलावा अंग्रेजी और हिंदी में भी उपलब्ध है। सुलभता सुविधा इसे दिव्यांग व्यक्तियों विशेषकर दृष्टिहीन लोगों के लिए भी उपयोगकर्ता अनुकूल बनाती है और चैट बोट अस्मी जो है उपयोगकर्ताओं को संवाद करने, जानकारी प्राप्त करने और मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुंचने की सुविधा भी देता है। आपातकालीन मॉड्यूल संकट के समय त्वरित मार्गदर्शन और सहायता सुनिश्चित भी ये करता है। उसके बाद मेंटल हेल्थ एवेस्डर जो है ये मंत्री ने घोषणा की है कि दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ एन्वेस्डर के रूप में नामित किया गया है ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जा सके। उसके बाद विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में देखें तो परिचय देखें। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जिसे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, संवाद को प्रोत्साहित करना और सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुलभ बनाने के प्रयास को सक्रिय करना है। थीम क्या है? 2025 की थीम है सेवा तक पहुँच, आपदाओं और आपात स्थितियों के मानसिक स्वास्थ्य। यह दर्शाती है कि प्राकृतिक आपदाओं, सशस्त्र संघर्ष और महामारी जैसे संकट की स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है।
अगला टॉपिक है हमारा विश्व मानक दिवस। विश्व मानक दिवस के बारे में देखें, चर्चा में क्यों है। विश्व मानक दिवस उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने 14 अक्टूबर 2025 को विश्व मानक दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया है। यह कार्यक्रम भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया था, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत आता है। उसके मुख्य बिंदु देखें, परिचय। इसका राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान यानी NITS में आयोजित इस समारोह में भारत का राष्ट्रीय लाइटिंग कोड 2025 जारी किया गया है। इसके साथ ही लर्निंग में से मैनेजमेंट सिस्टम तथा ऑनलाइन स्टार्ड डेवलपमेंट मॉड्यूल को भी BIS मानक पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। विश्व मानक दिवस देखें, इसका परिचय। विश्व मानक दिवस पहली बार वर्ष 1970 में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने में मानकों के महत्व के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना था। और यह दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन यानी IEC और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU के सहयोग से स्थापित किया गया है, ताकि वैश्विक स्तर पर मानक विकसित करने वाले समुदाय तथा उनके योगदान का सम्मान किया जा सके। उद्देश्य देखें, उद्देश्य है विश्व मानक दिवस उन मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका का उत्सव मनाता है जो गुणवत्ता, सुरक्षा और सत्यता सुनिश्चित करते हैं। और यह उन विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नीति निर्माताओं और नवप्रवर्तकों के सहयोगात्मक प्रयासों को मान्यता भी देता है, जो इन ढांचों को बनाने के लिए कार्य भी करते हैं। थीम क्या है? वर्ष 2025 की थीम है वर्ष 2025 का थीम है एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टि। एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टि सतत विकास लक्ष्य हेतु मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों की उस भूमिका पर जोर देती है जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को प्राप्त करने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा भी देती है। भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में देखें तो भारतीय मानक ब्यूरो भारत का वैधानिक राष्ट्रीय मानक संस्था है, जो वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के समन्वित विकास के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना प्रारंभ में भारतीय मानक संस्था के रूप में की गई थी, जो 6 जनवरी 1947 को अस्तित्व में आई। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न योजनाओं का संचालन भी करता है, जैसे कि उत्पाद प्रमाणन, सोने और चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग और इको मार्क योजना पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लेबलिंग के लिए है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास के बारे में। भारत और दक्षिण कोरिया के नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास के बारे में देखें तो चर्चा में क्यों है। तो भारत दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का पहला संस्करण 13 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान नेवल बेस में शुरू की गई, जो भारतीय नौसेना और कोरिया गणराज्य नौसेना के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी में एक मील का पत्थर है। मुख्य बिंदु देखें तो ये जो है पहला भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास 2 अलग अलग चरणों में हर्ब फेज और सी फेज में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य दोनों समुद्री सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता, आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा भी देता है। और उसके बाद हर्बर फेज क्या है? इस चरण में दोनों देशों के नौसैनिक अधिकारी जो है क्रॉस डेक विजिट, पेशेवर अनुभवों का आदान प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण, खेलकूद गतिविधियों और क्रॉस ट्रेनिंग सत्रों में शामिल होंगे। और INS सहादरी के कमांडिंग ऑफिसर श्री वरिष्ठ RUKN अधिकारियों तथा स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों से शिष्टाचार करेंगे। उसके बाद सी फेज में होगा समुद्री चरण में INS सहादरी और RUKS गण के बीच जटिल संयुक्त अभ्यास एवं संचालन संबंधी अभ्यास होंगे, जिनका उद्देश्य सामरिक समन्वय तथा परिचालन सहयोग को सुदृढ़ भी करना है। INS सहादरी एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित शिवालिक क्लास
INS हादरी जो है, यह एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित शिवालिक क्लास स्टील्स फ्रीगेट है। इसे वर्ष 2012 में कमीशन किया गया और तथा यह ईस्टर्न नेवल कमांड के ईस्टर्न फ्लीट के अधीन सेवा प्रदान करना है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। यह भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल और उनकी इन स्वदेशी शिप बिल्डिंग क्षमताओं के प्रतीक है। और रणनीतिक महत्व देखें, जैसे जैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र का भू राजनीतिक महत्व बढ़ रहा है, भारत और कोरिया गणराज्य में ने साझा हितों, आपसी सम्मान और तथा सामान्य मूल्यों पर आधारित सुदृढ़ समुद्री साझेदारी विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता की दोबारा पुष्टि भी की है। अगला हमारा टॉपिक है विश्व खाद्य दिवस 2025। विश्व खाद्य दिवस 2025 चर्चा में क्यों है? तो विश्व खाद्य दिवस 2025 16 अक्टूबर को मनाया गया है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, पोषण और संधारणीय कृषि के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। मुख्य बिंदु देखिए इसका परिचय। विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना की स्मृति में मनाया गया है। विश्व खाद्य दिवस 1979 में FAO की 20वीं महासभा के दौरान अस्तित्व में आया और 1984 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकृति प्रदान की थी। यानी विश्व खाद्य दिवस जो है 1979 में FAO की 20वीं महासभा के दौरान अस्तित्व में आया है और 1984 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वीकृति प्रदान की गई है। भोजन का अधिकार 1948 के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। थीम क्या है? वर्ष 2025 की थीम है बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य साथ साथ। बेहतर भोजन, बेहतर भविष्य साथ साथ, जो एग्री फूड सिस्टम को बदलने में वैश्विक सहयोग की शक्ति को उजागर करती है। भारत की स्थिति देखें, पिछले दशक में भारत का उन्नत उत्पादन लगभग 90 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ा है, जो कि दृढ़ कृषि विकास को दर्शाता है और जिससे कि फल और सब्जियों के उत्पादन के महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है तथा इसी अवधि में यह 64 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। भारत अब दूध और बाजरे के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर, दूध और बाजरे के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान पर है भारत, जबकि मछली, फल तथा सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान पर है। मछली, सब्जियां, फल के दूसरे स्थान पर और दूध और बाजरे में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2014 के बाद से शहद एवं अंडे का उत्पादन दोगुना हो गया है। भारत की पहले देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गए, उसके बाद PM पोषण योजना हो गए, उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना हो गए, उसके बाद राइस फोर्टिफिकेशन और उसके बाद प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड हो गए जैसी प्रमुख पहले जो है भारत की खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ भी कर रही है। उसके बाद अगला हम देखेंगे APJ अब्दुल कलाम की जयंती के बारे में चर्चा में क्यों है। तो 15 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। और मुख्य बिंदु देखें परिचय। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम का जन्म जो है यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त की थी। अंतरिक्ष अनुसंधान देखिए भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 के परियोजना निर्देशक रहे और जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और जिससे भारत विशिष्ट स्पेस क्लब का सदस्य भी बना है। और इन्होंने इसरो के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, विशेष रूप से PSLV कॉन्फ़िगरेशन के निर्माण में, जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं की आधारशिला बन गया है। और रक्षा विकास देखिए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उन्होंने
AGNI और पृथ्वी जैसी प्रमुख मिसाइल प्रणालियों के विकास तथा संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव के रूप में डॉक्टर कलाम ने भारत के मिसाइल प्रणाली के सशक्तिकरण का नेतृत्व किया है तथा सफल पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण को देखरेख किया, जिससे भारत एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बन गया। उनका योगदान रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता तक विस्तृत था, जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में के विकास में उनकी अहम भूमिका भी रही है। विकसित भारत का दृष्टिकोण देखें इनका, तो उनका नेतृत्व टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और उसके बाद फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल तक विस्तृत था, और जहां उन्होंने अध्यक्ष के रूप में टेक्नोलॉजी विजन 2020 परियोजना का नेतृत्व भी किया है। पुस्तकें देखें तो उनकी रचनाएं हैं विंग्स ऑफ फायर, उसके बाद इंडिया 2020, उसके बाद इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, उसके बाद इनका है अगला पुस्तक है माई जर्नी, उसके बाद अगला है इग्नाइटेड माइंड्स, और इसमें है अनलिसिंग द पावर विद इन इंडिया, और अनेक भाषाओं में अनुदित की गई है जो आज भी विश्व भर में लोकप्रिय है। इनकी पुस्तकें सम्मान और पुरस्कार देखें, इन्हें 30 मानक डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है तथा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों जैसे पद्म भूषण 1981 में, पद्म भूषण 1981 में मिला था, पद्म विभूषण 1990 में और भारत रत्न 1997 में इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति देखें तो 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। 11वें राष्ट्रपति 2011 में 2011वें राष्ट्रपति बने थे, 2002 में बने थे 25 जुलाई को, और जहां उन्होंने विकसित भारत के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। उनकी राष्ट्रवादी अवधि का मुख्य लक्ष्य था भारत को वर्ष 2020 तक एक वैश्विक नेता के रूप में परिवर्तित करना। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय गौरव और युवा सशक्तिकरण की एक टीम विरासत स्थापित भी की है। उसके बाद अगला है हमारा विशाखापट्टनम में गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब के बारे में। विशाखापट्टनम में गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखें चर्चा में क्यों है, तो गूगल ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करने के लिए वर्ष 2026 से 2030 तक अगले 5 वर्षों में $15 अरब निवेश करने की योजना की घोषणा की है। मुख्य बिंदु देखें तो इस योजना की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित भारत AI शक्ति कार्यक्रम के दौरान की गई, जहां गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने बताया कि उन्होंने इस परियोजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की है। सबसे बड़ा AI हब देखें तो विशाखापट्टनम में बनने वाला नया डेटा सेंटर अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब होगा। यह पहल जो है गूगल की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा होगा जिसके तहत कंपनी इस हब लगभग $85 अरब का निवेश करके अपने डेटा सेंटर नेटवर्क का विस्तार कर रही है ताकि विश्व भर में बढ़ती AI सेवाओं की मांग को पूरा किया जा सके। सेवाएं देखिए, गूगल AI हब पूरी तरह से AI समाधान प्रदान करेगा जिसमें गूगल के स्वामित्व वाले सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग किया जाएगा जो पारंपरिक चिप्स की तुलना में दोगुनी ऊर्जा कुशल है। यह हब डेटा को स्थानीय रूप से संग्रहित करेगा ताकि भारत की सॉवरेन AI आवश्यकताओं का पालन हो सके। साथ ही गूगल के उन्नत AI मॉडल जैसे कि जेमिनी, इमेजिंग और वीवो को भी तैनात किया जाएगा। और सहयोग देखिए, इस महत्वाकांक्षी पहल का समर्थन करने के लिए अडानी समूह और एयरटेल ने गूगल के साथ साझेदारी की है। इसके अंतर्गत आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा जिसमें एक न्यू इंटरनेशनल सबसिया गेटवे को भी शामिल है इसमें। और उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है समुद्र शक्ति का 5वां संस्करण। समुद्र शक्ति का 5वां संस्करण के बारे में देखें। समुद्र शक्ति का 5वां संस्करण के बारे में चर्चा की हुई तो भारतीय नौसेना 14 से 17 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंडोनेशिया नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति के 5वें संस्करण की मेजबानी कर रही है। उसके परिचय देखें, मुख्य बिंदु में इनका इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य समुद्र और तट दोनों पर पेशेवर तथा परिचालनिक गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से दोनों देशों के बीच
अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा तथा समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना है। भाग लेने वाली इकाई कौन है? INS कवरत्ती भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की एक पनडुब्बी रोधी युद्धक कॉर्वेट है। और उसके बाद अगला है भाग लेने वाली KRI जॉन ली, ये इंडोनेशिया नौसेना की एक कॉर्वेट है जो एक एकीकृत हेलीकॉप्टर से सुसज्जित है। हार्बर फेज इसमें देखें तो हार्बर फेज अगला है, इसमें हार्बर चरण में गतिविधियां शामिल है जैसे कि क्रॉस डेक दौरे, संयुक्त योग सत्र, मैत्रीपूर्ण खेल आयोजन और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत पेशेवर आदान प्रदान जो दोनों देशों के नौसैनिक कर्मियों के बीच पेशेवर संवाद तथा सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। सी चरण में जटिल और उच्च गतिविधि वाले समुद्री अभियान होंगे। उनका उद्देश्य दोनों से नौसेनाओं के बीच टैक्टिकल समन्वय में सुधार करना और इन अभियानों में हेलीकॉप्टर युद्धाभ्यास, हवाई रक्षा अभ्यास, हथियार फायरिंग ड्रिल्स और विजिट और बोर्ड होंगे। उसके बाद सर्च एंड सीजर उसके ऑपरेशन शामिल होंगे। ये सब महत्व देखें, यह अभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच अन्य सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति है। उसके बाद INDO कॉरपोरेट भी है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक्स है संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के UNTCC प्रमुखों का सम्मेलन 2025 के बारे में देखें। चर्चा में क्यों? संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 जिसे भारतीय सेना ने 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की है और यह 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य नेताओं को एकत्रित किया गया है। उसके बाद जो वैश्विक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। मुख्य बिंदु देखें पर्चे, इस सम्मेलन में 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हैं जिसमें अल्जीरिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, मिस्र, इथियोपिया, फ्रांस, घाना, भारत, इटली, केन्या, मलेशिया, नेपाल, नाइजीरिया, पोलैंड, रवांडा, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, उसके बाद युगांडा, उरुग्वे और वियतनाम शामिल है। इस कार्यक्रम में रक्षा प्रदर्शनियां भी शामिल हैं जिनका उद्देश्य शांति स्थापना अभियानों के लिए साझा क्षमताओं का निर्माण भी करना है। उद्देश्य देखें तो UNTCC एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य परिचालनिक चुनौतियां, विकसित हो रहे खतरे, अंतर संचालन क्षमता, निर्णय निर्माण में समावेशिता और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को सुदृढ़ करने में प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण की भूमिका पर चर्चा करना है। भारत जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, उन्होंने भविष्य के शांति स्थापना अभियानों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा, ज्ञान साझा करने और आपसी समझ विकसित करने के उद्देश्य से इस उच्च स्तरीय मंच का आयोजन किया है। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन देखें, प्रमुखों ने भारतीय सेना द्वारा एकीकृत आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन देखा जिनमें विभिन्न स्वदेशी सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित भी किया है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए 4C सूत्र जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शांति स्थापना में उभरती चुनौतियों का समाधान करने हेतु परामर्श, सहयोग, समन्वय और क्षमता निर्माण के मार्गदर्शक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है जिसे 4C सूत्र भी कहा जाता है। इन्होंने यह भी बताया है कि नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर ह्यूमन पीसकीपिंग ने 90 से अधिक देशों के प्रतियोगिताओं को प्रशिक्षित भी किया है जिसमें शांति सैनिकों के बीच अंतर संचालन क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना क्या है? UNPK क्या है? पहला UNPK यानी पहला UNPK ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व विराम पर्यवेक्षण संगठन मई 1948 में स्थापित किया गया ताकि इजराइल और उनके अरब पड़ोसियों के बीच आर्मिस्टिस के समझौते की निगरानी एक छोटे सैन्य पर्यवेक्षण दल के माध्यम से किए जा सके। उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा युद्ध विराम और शांति समझौते का समर्थन करने के लिए तैनात भी किया गया और उन्हें ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है क्योंकि हल्का नीला रंग UN ध्वज पर शांति का प्रतीक है। वर्तमान में 119 देशों के 61,000 से अधिक सैन्य और पुलिस शांति सैनिक तथा 7,000 से अधिक नागरिक कर्मी 7 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में सेना प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद अगला हम अपना टॉपिक देखेंगे, थोड़ा सा पानी पी लें।
पिंकी आनंद बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति के बारे में देखेंगे। तो अगला टॉपिक है पिंकी आनंद बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त। चर्चा में क्यों है तो डॉक्टर पिंकी आनंद जो है वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि वर्ष 2024 में पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय किशन कौल की उसी न्यायालय में नियुक्ति के बाद हुआ है। डॉक्टर पिंकी आनंद के बारे में देखें पृष्ठभूमि, तो ये जो है हार्वर्ड लॉ स्कूल की स्नातक और इलेक्स स्कॉलर डॉक्टर पिंकी आनंद के पास 40 वर्ष से अधिक का वैदिक अनुभव है और इन्होंने भारत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल 2014 से लेकर 2020 तक के रूप में कार्य किया है। उन्हें संवैधानिक कानून, सिविल मध्यस्थता तथा आपराधिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व देखें, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया है, जिन्हें ब्रिक्स शामिल है, जिसमें ब्रिक्स भी शामिल है और ब्रिक्स लीगर फोरम की संस्थापक सदस्य भी ये रही हैं। और सम्मान देखें, उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा फ्रेंच नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित भी किया गया है। उसके बाद बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के बारे में देखें। बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना जटिल सीमा पार वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए की गई है। यह न्यायालय 5 नवंबर 2025 को न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ अपना कार्य आरंभ किया है, जिनमें बहरीन के राज परिवार और प्रधानमंत्री की उपस्थिति भी होगी। और बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय यानी BICC की अध्यक्षता प्रसिद्ध मध्यस्थता विशेषज्ञ जॉन पॉल्सन कर रहे हैं और इनमें 17 न्यायाधीश शामिल हैं, जिनमें 7 महिलाएं और 10 पुरुष हैं, जो विश्व के विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह न्यायालय मार्च 2024 में बहरीन और सिंगापुर के बीच हुई एक संधि के तहत स्थापित किया गया है। इसका ढांचा जो है सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के मॉडल पर आधारित है, ताकि वाणिज्यिक विवाद समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित भी किया जा सके। उसके बाद अगला टॉपिक है नीरज चोपड़ा को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है। देखते हैं चर्चा में कि 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता के नीरज चोपड़ा को राष्ट्र के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के सम्मान में प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है। और पिपिंग समारोह नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित किया गया है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में औपचारिक रूप से यह रैंक प्रतीक या चिन्ह प्रदान किया है नीरज चोपड़ा को। मुख्य बिंदु देखें परिचय। 24 दिसंबर 1947 को हरियाणा के पानीपत जिले के खड़ा गांव में जन्मे नीरज चोपड़ा 19 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के खड़रा गांव में जन्मे नीरज चोपड़ा एक कृषक परिवार से संबंध रखते हैं और भारत के सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। भारतीय सेना की यात्रा देखें। नीरज चोपड़ा अगस्त 2016 में भारतीय सेना में राजपूताना राइफल रेजिमेंट में नायब सूबेदार के रूप में शामिल हुए थे और तथा वर्ष 2021 में उन्हें एथलेटिक में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सूबेदार के पद पर पदोन्नति भी किया गया। वर्ष 2022 में ओलंपिक के शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें सूबेदार मेजर पद पर पदोन्नत किया गया और भारतीय सेना के सर्वोच्च शांतिकालीन सम्मान परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया है। अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रीय सेवा और उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों की मान्यता में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की। और खेल में प्राप्त उपलब्धियां देखें इनके। टोक्यो ओलंपिक 2020 ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रचा। फिर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता, जिससे वैश्विक एथलेटिक में भारत की उपस्थिति
और दृढ़ हुई। उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 ये रजत पदक प्राप्त किया, जिससे उनका निरंतर उच्च प्रदर्शन स्तर बना रहा। फिर एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल के लिए कई स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाला फेंके स्पर्धा में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। उसके बाद डायमंड लीग एंड अन्य प्रतियोगिता लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त किया तथा वर्ष 2025 में 90.23 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर भारतीय एथलेटिक्स में एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। पुरस्कार और सम्मान देखें, विशिष्ट सेवा पदक 2023 में, परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 में, पद्म श्री 2022 में मिला, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 में, अर्जुन पुरस्कार 2018 में मिला इन्हें। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक्स है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रो लेपर्ड दिवस वर्ष हैज 3430 पहल के बारे में देखते हैं। तो भारत चर्चा में क्यों है, तो भारत ने 23 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्नो लेपर्ड दिवस मनाया, जिसमें हैज 23 है पहल, हैज 23 पहल है। शीर्ष के तहत एक विशिष्ट राष्ट्रीय अभियान चलाया गया और इस अभियान ने लोगों को 23 मिनट शारीरिक गतिविधि के लिए यानी 23 पहल गतिविधि के लिए समर्पित करने हेतु प्रेरित किया, ताकि हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड और उनके संवेदनशील उच्च ऊंचाइयों वाले आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। मुख्य बिंदु देखें, परिचय। तो हैज 23 अभियान को वर्ष 2023 के लिए 23 मिनट की सक्रिय भागीदारी का प्रतीक बनाकर शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण में जागरूकता और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह अभियान ग्लोबल स्नो लेपर्ड और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत यानी GSLEP के प्रोग्राम के अंतर्गत तथा स्नो लेपर्ड ट्रस्ट वर्ल्ड वाइड के सहयोग से वर्ल्ड वाइड के सहयोग से आयोजित किया गया। भारत के संरक्षण उपलब्धि देखें, भारतीय हिमालय में की गई पहली स्नो लेपर्ड गणना में 718 स्नो लेपर्ड पाए गए हैं, जिनमें से 477 लद्दाख में हैं। भारत में उच्च ऊंचाई पर स्थित हिमालयों के लिए स्नो लेपर्ड को एक फ्लैगशिप यानी मुख्य प्रजाति के रूप में चिन्हित भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्नो लेपर्ड दिवस देखें, यह दिवस वर्ष 2013 में स्थापित हुआ, जब ताजिकिस्तान में बिश्केक घोषणा को अपनाने के बाद उन 12 देशों ने, जिसमें स्नो लेपर्ड की आबादी है, संरक्षण प्रयासों में सहयोग करने पर सहयोग व्यक्त भी किया है। स्नो लेपर्ड की मेजबानी करने वाले देश कौन है? अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। स्नो लेपर्ड तथ्य देखें, इसमें परिचय देखें तो मध्यम आकार की बिल्ली होती है जो अपनी चतुराई के लिए जानी जाती है और कठोर ऊंचाई वाले वातावरण में जीवित रहने की क्षमता रखती है। पर्यावास देखिए, यह मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ों में मूल निवासी है। आमतौर पर 9,800 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह पाई जाती है। वन्य में लगभग 35,000 से 7,000 स्नो लेपर्ड होने का अनुमान लगाया गया है। और विशेषता देखें तो मोटे थूसल सफ़ेद फर से युक्त होती हैं, जो बर्फ और चट्टानों के बीच छिपने में सहायक होती है। परिस्थितिकी महत्व देखें, ये शिकारी तथा संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती है, क्योंकि उनकी उपस्थिति उच्च ऊंचाई परिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को दर्शाती है। और इनके शिकार से गिद्ध और भेड़ियों जैसे अपशिष्ट का सेवन करने वाले जीवों को भोजन मिलता है, जिससे अन्य प्रजातियों का समर्थन भी होता है। थोड़ा हिम तेंदुओं के बारे में देखें, स्नो लेपर्ड के बारे में, यह इसे प्रायः घोस्ट ऑफ द माउंटेन अर्थात पहाड़ों के भूत के रूप में संदर्भित किया जाता है। आवाज देखें, मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। हिम तेंदुआ तेज रेंज वाले देशों की संख्या 12 भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, काजाकिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में पाता है। भारत में दक्षिण हिमालय में, जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, पूर्वी हिमालय में, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में खतरा देखें। मानव हिम तेंदुआ संघर्ष से खतरा है, मानव से हिम तेंदुआ का संघर्ष हो रहा है, उसका खतरा है। शिकार एवं आवास की क्षति उससे खतरा है। अवैध शिकार हो रहा है, ये खतरा है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन से इसका खतरा है। संरक्षण हेतु प्रयास देखें तो ग्लोबल स्नो
स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन कार्यक्रम है, फिर हिमालय संरक्षण सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम है, फिर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, फिर हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम। और उसके बाद इसका प्रमुख है स्थान देखें हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, और इसे हिम तेंदुआ की वैश्विक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। उसके बाद कंजारंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। संरक्षण स्थिति इसके IUCN के रेड लिस्ट में सुमेध में है, और साइट के परिशिष्ट वन में है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में ये है। उसके बाद वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन के बारे में देखें। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 के बारे में देखें। चर्चा में तो भारत में वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वें स्थान पर पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। यह रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा बाली इंडोनेशिया में जारी की गई है। यह पूर्व में हुए मूल्यांकन में 10वें स्थान से सुधार को दर्शाता है, और देश के सतत वन प्रबंधन के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को प्रदर्शित भी करता है। मुख्य बिंदु देखें परिचित वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, जिसे FAO द्वारा संचालित किया जाता है, विश्व के वन संसाधनों का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत भी करता है, जिसमें उनकी स्थिति, प्रबंधन और उपयोग शामिल है। यह देशों द्वारा प्रस्तुत डेटा पर आधारित होती है, जिसे विशेषज्ञ समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित भी किया गया। यह रिपोर्ट जो सतत विकास के लिए वर्ष 2030 तक एजेंडा, पेरिस जलवायु समझौता, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा और संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2017-2030 के लिए वन रणनीतिक योजना जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की निगरानी में सहायता भी करती है। भारत के संबंध में निष्कर्ष देखें। रिपोर्ट ने बताया है कि भारत का कुल वन क्षेत्र लगभग 72.73 मिलियन हेक्टेयर है, जिससे देश विश्व में 9वें स्थान पर है, और वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत अभी भी दुनिया में 3रे स्थान पर है, जो उनके बड़े पैमाने पर वनीकरण और संरक्षण पहलों की सफलता को दर्शाता है। FAO रिपोर्ट में भारत के कृषि वानिकी क्षेत्र को भी उजागर किया गया है, और 91 देशों में 55.4 मिलियन हेक्टेयर एग्रो फॉरेस्ट भूमि में भारत को इंडोनेशिया मिलकर लगभग 70% वैश्विक कुल का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल भारत में 12.87 मिलियन हेक्टेयर भूमि एग्रो फॉरेस्ट्री में है, जो कार्बन संग्रहण, आजीविका सृजन और पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। वैश्विक रुझान देखें तो FRA 2025 के अनुसार भारत में विश्व के वन लगभग 4.14 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 है। रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर वनों उन्मूलन, वनों की कटाई, देश से वनों उन्मूलन की दर में कमी देखी गई है, नहीं बल्कि कटाई में कमी देखी गई है। हालांकि वर्तमान दर प्रतिशत 10.9 मिलियन हेक्टेयर अभी भी अधिक है। अब विश्व के आधे से अधिक जंगल दीर्घकालिक प्रबंधन योजनाओं के तहत हैं। लगभग 20% वन कानूनी रूप से स्थापित संरक्षित क्षेत्रों में आते हैं। वैश्विक स्तर पर रूस सबसे ऊपर है, जिसका वन क्षेत्र 832.6 मिलियन हेक्टेयर है। इसके बाद ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चीन का स्थान है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है पूर्वी तिमोर आसियान का 11वां सदस्य बना। पूर्वी तिमोर जो है आसियान का 11वां सदस्य बना। चर्चा में क्यों है? तो पूर्वी तिमोर जो है तिमोर लेस्ते जो है 14 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के संगठन यानी एशियान का 11वां सदस्य बना है। कौन? पूर्वी तिमोर। औपचारिक रूप से इसका समावेशन कुआलालंगपुर में एक समारोह में हुआ है, जो 1990 के दशक के बाद आसियान का पहला विस्तार है। मुख्य बिंदु देखें तो मुद्दे के बारे में पूर्वी तिमोर ने वर्ष 2011 में आसियान के सदस्य के लिए आवेदन किया था। उसे वर्ष 2022 में पर्यवेक्षक का दर्जा भी दिया गया है तथा 14 वर्षों के बाद 2025 में उसे पूर्ण स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई है। इससे पहले आसियान में शामिल होने वाला अंतिम देश 1999 में कंबोडिया हुआ था। पहला देश आसियान में शामिल होने वाला कंबोडिया है, 1999 में हुआ था।
उसके बाद प्रभाव देखे सदस्य से पूर्वी तिमोर को आसियान के मुक्त व्यापार समझौते में भाग लेने, निवेश के अवसर प्राप्त करने और व्यापक क्षेत्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में मदद मिलेगी। पूर्वी तिमोर देखें, जिसे तिमोर लेस्ते कहा जाता है, पूर्वी तिमोर जिसे तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी तिमोर में तिमोर सागर, उत्तर में वेटार जल डमरू मध्य है और उत्तर पश्चिम में ओम्बाई जल डमरू मध्य और दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी तिमोर यानी इंडोनेशिया प्रांत पूर्वी नूसा तेंगारा का हिस्सा से घिरा हुआ है। पूर्वी तिमोर में तिमोर द्वीप का पूर्वी आधा हिस्सा शामिल है, जिसका पश्चिमी आधा हिस्सा इंडोनेशिया का है। इसका पश्चिमी हिस्सा जो है आधा इंडोनेशिया का हिस्सा है। और पूर्वी तिमोर जिसे 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल ने उपनिवेश बनाया था। पुर्तगाल के शासन के बाद वर्ष 1975 में इंडोनेशिया द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिसके कारण यहाँ स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष भी हुआ है। उसके बाद वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में हुए जनमत संग्रह हुए थे। इनमें पूर्वी तिमोर ने स्वतंत्रता के लिए मतदान दिया, जिसके कारण शांति सेना के हस्तक्षेप तक हिंसा जारी रही और वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा देश को आधिकारिक रूप से मान्यता भी दी गई है। यह मैप में ईस्ट तिमोर यहाँ पे स्थापना देखें तो आसियान जो है, इसकी आसियान घोषणा बेकांक घोषणा पर हस्ताक्षर द्वारा 1967 में हुआ था। आसियान का स्थापना संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। सचिवालय इसका इंडोनेशिया जकार्ता में है। उसके बाद अध्यक्षता वार्षिक रूप से बदलती रहती है। वर्तमान में मलेशिया कर रहा है। आसियान शिखर सम्मेलन बैठक वर्ष में 2 बार ये होता है। तो आसियान का स्थापना आसियान घोषणा हुआ था, बेकॉक घोषणा में 1967 में हस्ताक्षर हुआ था। इसमें संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। और सचिवालय इसका इंडोनेशिया जकार्ता में है। अध्यक्षता वार्षिक रूप से बदलती रहती है। आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार होता है। आसियान का अर्थव्यवस्था देखें तो संयुक्त GDP इसका 3.66 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है 2022 के में। कुल निर्यात 1.73 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वर्ष 2021 में। वैश्विक निर्यात का 8.24% है। प्रमुख निर्यात मध्य क्या है तो मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद पाम ऑयल और डेटा प्रोसेसिंग उपकरण है। और ADMM प्लस बैठक इसका देखें आसियान और उसके 8 संवाद साझेदारी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, रूस और न्यूजीलैंड के लिए मंच है। पहली बार आयोजन हनोई, वियतनाम 2010 में। उसके बाद अगला देखिए भौतिक विज्ञान। अगला हमारा टॉपिक है भौतिक वैज्ञानिक जयंती नार्लिकर को विज्ञान रत्न। भौतिक वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर को विज्ञान रत्न दिया गया है। इस देखिए चर्चा में क्यों है तो प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चयनित किया गया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के दूसरे संस्करण की घोषणा की और जिसमें 4 श्रेणियां विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञानी युवा, विज्ञान टीम में 23 व्यक्तियों तथा एक संस्थान को सम्मानित भी किया गया है। प्रमुख बिंदु देखें तो जयंत विष्णु नार्लिकर के बारे में देखें तो जयंत विष्णु नार्लिकर जो है इनका जन्म 1938 में हुआ था, 2025 तक जीवित थे। एक प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक भौतिक वैज्ञानिक थे जो ब्रह्मांड विज्ञान, सामान्य सापेक्षता तथा ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत पर अपने शोध कार्यों के लिए विख्यात थे। और सर फ्रेड होयल के निकट सहयोगी के रूप में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के होयल नार्लिकर सिद्धांत का सह विकास भी किया है। और वे पुणे स्थित अंतर विश्वविद्यालय विज्ञान एवं खगोल भौतिक केंद्र के संस्थापक निदेशक भी रहे हैं। और उनके योगदान ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के मध्य सेतु का कार्य किया है। जबकि उनके लोकप्रिय विज्ञान लेखन ने युवा वैज्ञानिक की अनेक पीढ़ियों को प्रेरित भी किया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता के बारे में देखें कि इनको प्राप्त हुआ है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया है। कृषि विज्ञान के लिए दिया गया पुरस्कार
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया है। फिर यूसुफ मोहम्मद शेख को परमाणु ऊर्जा के संबंध में दिया गया है, और क्षेत्र के हैं ये, इनको दिया गया है। उसके बाद के थंगराज जो है जैविक विज्ञान है ये। उसके प्रदीप थलपिल जो है ये रसायन विज्ञान थे और रसायन विज्ञान से संबंधित है ये। उसके बाद अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित जो है ये इंजीनियरिंग विज्ञान से संबंधित हैं। एस वेकम मोहन जो है पर्यावरण विज्ञान से संबंधित। महान एम जे जो है गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित। जैन एन जो है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित। इन लोगों को विज्ञान श्री दिया गया है, विशिष्ट योगदान है। उसके बाद विज्ञान युवा किनको दिया गया है? विज्ञान वैज्ञानिक पुरस्कार जो है विज्ञान युवा जगदीश गुप्ता कपूगंती को कृषि विज्ञान से संबंधित। सत्येंद्र कुमार मंगरोठिया को कृषि विज्ञान से संबंधित। देवरका सेन गुप्ता को जैविक विज्ञान से संबंधित है ये, इनको दिया गया है। फिर दीपा आगेश जैविक विज्ञान से संबंधित है। दिव्येंदु, इन लोगों के युवा विज्ञान पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद दिव्येंदु, एक मिनट, विज्ञान युवा पुरस्कार इन लोगों को दिया गया है। फिर दिव्येंदु दास जो है रसायन विज्ञान से संबंधित है। बलियुर रहमान जो है भूवैज्ञानिक हैं, भूविज्ञान से संबंधित। उसके बाद अर्का प्रवास बसु जो है इंजीनियरिंग विज्ञान से। उसके बाद सभ्य साची मुखर्जी जो है गणित और कंप्यूटर विज्ञान से। श्वेता प्रेम अग्रवाल जो है गणित और कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित। सुरेश कुमार दवा विज्ञान। उसके बाद अमित कुमार अग्रवाल जो है भौतिक विज्ञान। सरहुद श्रीकांत मोरे जो है भौतिक विज्ञान। अकूर गर्ग जो है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी। उसके बाद मोहन शंकर शिव प्रकाश जो है प्रौद्योगिकी विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान टीम पुरस्कार किसको दिया गया? CSIR रोमा मिशन विज्ञान कृषि से संबंधित है। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में देखें। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीविदों और नव प्रवर्तकों के असाधारण योगदान को मान्यता देता है। पद्म पुरस्कारों की तेज तर्ज पर स्थापित यह सम्मान विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देता है। यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर राष्ट्रीय भवन में प्रदान किए जाते हैं और वर्ष 2023 में स्थापित इस पुरस्कार के विजेता की अनुशंसा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है। इसका पहला समारोह अगस्त 2024 में आयोजित की गई थी। उसके बाद विज्ञान रत्न देखें। विज्ञान रत्न जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों और योगदान के लिए प्रदान की जाती है। विज्ञान श्री जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किए जाते हैं। विज्ञान युवा जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए 45 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं। विज्ञान टीम जो है उत्कृष्ट सहयोगात्मक कार्य के लिए 3 या अधिक वैज्ञानिक शोधकर्ताओं या नवप्रवर्तक की टीम को प्रदान भी किए जाते हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है, अगला है त्रिशूल अभ्यास। त्रिशूल अभ्यास जो है चर्चा में क्यों है? भारत ने पाकिस्तान से सिटी पश्चिम में सीमा पर बड़े स्तर पर तीनों सेना का संयुक्त अभ्यास त्रिशूल प्रारंभ किया है। यह अभ्यास जो है सर क्रीक के क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच किसी भी उकसावे या विरोध के सामना करने तथा रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करने में भारत की तत्परता को रेखांकित भी करता है। मुख्य बिंदु क्या है अभ्यास के बारे में देखें। यह अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक निर्धारित है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना की बड़े पैमाने पर भागीदारी रहा है और इसका उद्देश्य परिचालन तत्परता, संयुक्त समन्वय और बहुक्षेत्र युद्ध कौशल को बढ़ाना है। यह अभ्यास का कोड नाम है त्रिशूल, जबकि आंतरिक रूप से इसे महागुर्जर कहा जाता है, त्रिशूल को आंतरिक तौर से। और यह अभ्यास जो है जैसलमेर यानी राजस्थान के सर क्रीक यानी गुजरात तक फैले, यानी राजस्थान से गुजरात तक फैले थार रेगिस्तान को कवर करेगा। उद्देश्य देखें तो यह मुख्य लक्ष्य सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच संयुक्त संचालन का परीक्षण करना तथा सुधार करना, जिनमें भूमि, समुद्र, वायु और साइबर क्षेत्र शामिल है। अभ्यास में एकीकृत संचालन, डीप स्ट्राइक मिशन, उसके बाद एम्फीबियस युद्ध और बहुक्षेत्र युद्ध तैयारियों का पर विशेष जोर दिया गया है। यह अभ्यास विभिन्न कमांडों के बीच समन्वय बढ़ाने और नवीनतम स्वदेशी हथियार प्रणालियों को वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में परखने का भी लक्ष्य रखता है। उसके बाद भागीदारी देखें। सेना ने 20,000 से अधिक सैनिक तैनात किए हैं, जिन्हें T-90S और अर्जुन टैंक और हवेर्जर, उसके बाद सशस्त्र हेलीकॉप्टर तथा मिसाइल प्रणाली का समर्थन भी करता है। वायुसेना जो है उच्च गति वाले महागुर्जर पर संचालन कर रही है, जिसमें राफेल और सुखोई
30 MKI फाइटर जेट हैं और परिवहन तथा ईंधन भरण विमान और AEW&C प्रणाली और UAVs तैनात हैं। उसके बाद नौसेना ने सौराष्ट्र और गुजरात तटों पर फ्रिगेट तथा विध्वंसक पोत तैनात किए हैं ताकि एम्फीबियस एवं समुद्री युद्ध अभ्यास किया जा सके। उसके बाद एयरमैन को नोटिस देखें तो भारतीय वायुसेना ने अभ्यास के दौरान राजस्थान और गुजरात के बड़े हिस्सों में नागरिक उड़ानों को प्रतिबंधित करने के लिए एयरमैन को नोटिस जारी किया है, जबकि पाकिस्तान ने 28 से 29 अक्टूबर 2025 के आसपास अपने केंद्रित तथा दक्षिण युवा सेना में समान रूप से हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगाया है, संभवतः अपने सैन्य अभ्यास या हथियार परीक्षण के कारण प्रतिबंध लगाया है। अगला हमारा टॉपिक है मोन्था चक्रवात। मोन्था चक्रवात जो है चर्चा में क्यों, तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था जो है भारत के पूर्वी तट के निकट पहुंचते ही तीव्र रूप ले लेती है मोन्था चक्रवात, और जिसके कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य बिंदु देखें चक्रवात के बारे में। परिभाषा चक्रवात वे तेज वायु संचलन हैं जो निम्न दबाव क्षेत्रों के चारों ओर घूमते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त घूमेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमेंगे। ये अक्सर तूफान और गंभीर मौसम उत्पन्न करते हैं। चक्रवातों का वर्गीकरण देखें। IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के दिशा निर्देश का पालन करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव वाली प्रणालियों को क्षति क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया है। चक्रवात का नामकरण देखें। WMO और ESCAP यानी एशियाई और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग का ट्रॉपिकल साइकोलॉजी पैनल, जिसमें 13 उत्तरी हिंद महासागर देश शामिल है, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के चक्रवात के नामकरण का प्रबंधन करता है। पैनल के पास 13 देशों द्वारा प्रस्तुत नामों की पूर्व निर्धारण सूची होती है, जिसका क्रमिक रूप से उपयोग किया जाता है। नामों का चयन स्तंभ दर स्तंभ किया जाता है, चाहे चक्रवात कहीं भी उत्पन्न हुआ हो। हालिया चक्रवात के देखें मोन्था जो है नाम, जिसका अर्थ है सुंदर या सुगंधित फूल, थाईलैंड द्वारा दिया गया है इसका नाम। इस मौसम के पहले चक्रवाती तूफान का नाम श्रीलंका के सुझाव पर शक्ति रखा गया। हाल ही में आए अन्य चक्रवातों के शक्ति जो श्रीलंका में है, उसके फेंगल सऊदी अरब में नाम से जाना जाता है मोन्था को। दाना ये कतर में दाना नाम से जाना जाता है। अशना ये पाकिस्तान में अशना नाम से जाना जाता है, और रेमर ओमान में शामिल है। नामकरण सूची के अनुसार अगला चक्रवात सेन्यार है, UAE में होगा, और उसके बाद दितवा यमन में, और अरवन बांग्लादेश और मुराशु भारत में होंगे। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कि DFC पर यात्री ट्रेनों का परिचालन। DFC पर यात्री ट्रेनों का परिचालन चर्चा में क्यों, तो भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। बिंदु देखें। मुख्य बिंदु पारंपरिक रूप से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विशेष रूप से माल परिवहन के लिए विकसित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य लॉजिस्टिक की दक्षता बढ़ाना और मौजूदा रेलवे लाइनों पर भीड़ को कम करना था। और हालिया छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर 2025 के दौरान जारी भीड़ के कारण रेलवे ने पहली बार खाली पैसेंजर कोचिंग रैंक और विशेष ट्रेनों को DFC का चलाने की अनुमति दी है। और इस कदम में त्यौहार के समय अधिक संख्या में पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों में संचालित करना संभव हुआ है। DFC का स्वरूप देखें तो इंटरनल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना पंजाब से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए दनकुनी यानी पश्चिम बंगाल तक लगभग 1839 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। और उसके बाद इंटरनल DFC का अधिकांश वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। और वेस्टर्न DFC जो है यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल बम्बई से दादरी तक चलता है, लगभग 1506 किलोमीटर लंबा है ये। और उसके बाद WDFC जो है यानी वेस्टर्नल DFC का वित्त पोषण जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा की जाती है।
उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में शर्तें स्वीकृति के बारे में चर्चा की हुई। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के लिए संदर्भ की शीर्ष को स्वीकृति दी है। यह आयोग जो है केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन संचालन तथा सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा एवं सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है। मुख्य बिंदु देखें, 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी और इसके संदर्भ की शर्तें को 28 अक्टूबर 2025 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। आयोग अपने गठन के 8वें महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, रक्षा कार्मिक सहित एवं 69 लाख पेंशनभोगी प्रभावी होंगे। इससे आयोग की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत होने के बाद संशोधित वेतन एवं पेंशन संचालन जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग की संरचना देखें, पद देखें, इसमें अध्यक्ष कौन है इसमें, तो न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश हैं ये। उसके बाद अंशकालिक सदस्य कौन है, तो पुलक घोष, ये भारतीय प्रबंधक संस्थान बेंगलुरु के हैं। सदस्य सचिव जो है पंजक जैन, ये पेट्रोलियम सचिव हैं। अभी 8वें वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है। संदर्भ की शर्तें देखें, 8वें वेतन आयोग को निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के बाद सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। देश की आर्थिक स्थिति एवं राजकोषीय सतर्कता की आवश्यकता और विकासात्मक व्यय और विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए संसाधनों की उपलब्धता, गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की वित्तपोषण लगातार होंगे, विशेषकर 2004 से पूर्व पेंशन की देयता और राज्य के वित्त पर प्रभाव, क्योंकि राज्य सरकारें अक्सर अपने वेतनमान को केंद्र के रूप में करती है और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण एवं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन, पारिश्रमिक संरचना, लाभ एवं कार्य स्थितियां हैं। पृष्ठभूमि में देखें, वेतन आयोग का गठन आमतौर पर प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार किए जाते हैं ताकि सरकारी कर्मचारी के भीतर भत्ते, वेतन संरचना एवं पेंशन में बदलाव की समीक्षा तथा सिफारिश की जा सके। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2016 में लागू हुई थी, इसलिए 10 साल हो गया, इसलिए उसकी लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन हुई नहीं है। न्यायमूर्ति, अगला हमारा टॉपिक है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 93 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। क्या चर्चा में क्यों होते हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वां यानी 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। 93 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। सॉरी 53वां है, 1 मिनट। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। चर्चा में क्यों होते? द्रौपदी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। और मुख्य बिंदु देखें तो वे 24 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति BR गवई के उत्तराधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और 10 फरवरी 2027 तक लगभग 15 माह तक कार्यकाल अपनी पूरा ये करेंगे। और वह हरियाणा से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे। हरियाणा से पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के। वह पहली पीढ़ी के वकील हैं जो अपनी स्पष्ट टिप्पणियों, संतुलित निर्णय और संवैधानिक नैतिकता पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं। उनके कार्यकाल में न्यायिक सुलभता, प्रशासनिक सुधार और संवैधानिक व्याख्या में स्थिरता पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। महत्वपूर्ण निर्णय देखें, अनुच्छेद 370 के तहत 5 सदस्यीय पीठ के सदस्य हैं और जिसने अनुच्छेद 370 के निरस्त को वैध भी ठहराया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा, इस संबंध में इनके महत्वपूर्ण निर्णय मैंने इन्होंने 370 में निर्णय भी दिया था कि 5 सदस्यीय पीठ के ये सदस्य रहे थे, एक सदस्य थे, और 370 को निरस्त को वैध ठहराया। फिर इनका अगला निर्णय है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा, इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय देने वाली पीठ का हिस्सा रहे हैं। फिर चुनाव आयोग का निगरानी में भी ये मामला निर्णय लिया था। जैसे वर्तमान में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को देखरेख करने वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में देखें तो अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश को सेवा की अवधि के आधार पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त भी किया गया है। यह परंपरा है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अर्हता देखें, मुख्य न्यायाधीश के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष हाई कोर्ट के न्यायाधीश या 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य किया जाना चाहिए और अथवा राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवक्ता होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश को केवल संसद के दोनों सत्रों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के पश्चात ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में देखें। राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में अगला टॉपिक है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के एकीकरण में योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह दिवस विशेष महत्व रखता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि यह सरदार पटेल की 150वीं जयंती का प्रतीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस देखें, यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रतिपादित एकता, अखंडता और समावेशिता के मूल्यों पर प्रतीक है। इसे पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था, जब सरकार ने राष्ट्र निर्माण में पटेल के ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करने का निर्णय लिया था। तब वर्ष 2015 के आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में, और जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और परस्पर जुड़ाव को सशक्त करना है। कार्यक्रम देखें, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा माई भारत मंच के माध्यम से आयोजित सरदार पटेल का 150वां एकता यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति तथा नागरिक दायित्व की भावना को बढ़ावा देना है, जो एक भारत निर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त 31 अक्टूबर 2025 को देश के प्रमुख शहरों में रन फॉर यूनिटी नामक राष्ट्रव्यापी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में इनका देखें तो 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की स्मृति में 182 मीटर यानी 600 फीट उच्च विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन गुजरात के केवड़िया में किया गया है। यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर सरदार सरोवर बांध, जो कंक्रीट की मात्रा के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्व बांध है, उसके समीप साधु बेट पहाड़ी पर स्थित है। इनका जो स्टैचू बना है, और वर्ष 2020 में इसे शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबे की सूची में शामिल किया गया है 2020 में। सरदार पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री बने। बरदौली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि ने दिया गया था। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का दृष्टिकोण देखें, इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके स्मृति में गुजरात में वर्ष 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया। संविधान सभा की समितियाँ जिनकी अध्यक्षता सरदार पटेल भाई ने किया था, ये मूल अधिकारों का सलाहकार समिति थे। अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं वंचित क्षेत्रों पर समिति के थे। फिर प्रांतीय गठन समिति के ये अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य योगदान देखें, खेड़ा जो आंदोलन है 1918 में तथा बरदौली 1928 के आंदोलन को राष्ट्रीय एकता आंदोलन के साथ एकीकृत किया है। कांग्रेस के 46वें अधिवेशन मार्च 1931 की अध्यक्षता करते हुए गांधी इरविन समझौता की पुष्टि का आह्वान भी किए थे इन्होंने, और उसके बाद 86वें अधिवेशन का अध्यक्षता की थी कांग्रेस के। इन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षण संत के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की। इन्होंने लगभग 565 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, और जिसके चलते इन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। अक्टूबर माह वाला करेंट अफेयर कंप्लीट हुआ बिहार का।